नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑस्टिन द्वारा किया गया विधि के स्रोतों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में। ऑस्टिन के विचार विधि के स्रोत के रूप में संप्रभुताधारी के विचार कहे जा सकते हैं, संप्रभुताधारी से संबंधित विचार कहे जा सकते हैं। जॉन ऑस्टिन के अनुसार विधि के स्रोत के तीन अर्थ निकलते हैं। पहला, विधि का वास्तविक निर्माता, जिसे विधि का स्रोत माना जा सकता है क्योंकि वह प्रत्यक्षतः विधियों का सृजन करता है या निर्माण करता है। दूसरा, ऐतिहासिक प्रलेखों को, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, उन्हें भी ऑस्टिन ने विधि के स्रोत के रूप में मान्य किया है। तीसरा, ऐसे कारण, कॉजेज, जो विधि के निर्माण के लिए कारणीभूत होते हैं, यानी जिनकी वजह से विधि अस्तित्व में आई, विधि का निर्माण किया गया, जैसे धर्म हो गया, प्रथाएं, विधायन, न्याय निर्णय, नैतिक आचार आदि को उन्हें ऐसे कारण माना है ऑस्टिन ने जिनके कारण विधि को अस्तित्व में लाया गया। तो इस प्रकार ऑस्टिन ने विधि के स्रोतों को तीन प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्यक्ष या वास्तविक निर्माता, दूसरा ऐतिहासिक प्रलेख, तीसरा कारण। और कारण में विधायन, लेजिस्लेशन, न्याय निर्णय, रूढ़ि या प्रथाएं, साम्य आदि को सम्मिलित किया है ऑस्टिन ने। सबसे पहले देखते हैं प्रत्यक्ष या वास्तविक निर्माता ऑस्टिन ने किसे कहा है। ऑस्टिन का मत है कि विधि का प्रत्यक्ष या वास्तविक निर्माता वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जिसके द्वारा नियमों को उनके मौलिक रूप में बनाया जाता है और जो इन नियमों को विधि का बंधनकारी प्रभाव प्रदान करता है। यानी सबसे पहले जो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी नियम को बनाता है और उससे बंधनकारी प्रभाव देता है, वही व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ऑस्टिन के अनुसार विधि का प्रत्यक्ष या वास्तविक निर्माता है। ऑस्टिन के अनुसार विधि प्रत्यक्षतः चार स्रोतों से निर्मित होती है। पहला तो है विधानमंडल या न्यायपालिका के रूप में कार्य कर रही शक्ति से, यानी विधायिका जो है या न्यायालय है वो विधि का निर्माण करते हैं। दूसरा, उस राजनीतिक अधीनस्थ शक्ति से जो व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के रूप में कार्य कर रही है, यानी कार्यपालिका या व्यवस्थापिका द्वारा जो निर्मित विधि होती है। तीसरा, उन व्यक्तियों के व्यवहारों से जिनके व्यवहार रूढ़ि के रूप में मान्य हो जाते हैं। और चौथा है समझौतों या करार द्वारा एक दूसरे के प्रति कार्य करने की प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्तियों से। तो इस प्रकार सामान्य जो प्रत्यक्ष विधि निर्मित होती है उसके चार स्रोत बताए हैं। पहले तो विधानमंडल या न्यायपालिका द्वारा, दूसरा कार्यपालिका या व्यवस्थापिका द्वारा, तीसरा रूढ़ि के द्वारा और चौथा समझौतों या करार के द्वारा। ऑस्टिन का कथन है कि सभी विधियां प्रभु सत्ताधारी की ही देन है, यानी प्रभुताधारी की शक्ति है, उसके द्वारा ही समस्त विधियों का निर्माण होता है। और जो बाकी के जो अधीनस्थ विधियां हैं, विधि के निर्माण करता है, वो उस प्रभुताधारी से ही विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए ये व्यक्ति विधि निर्माण के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। ऑस्टिन इन अधीनस्थ स्रोतों को अलंकारिक रूप में विधि का स्रोत मानते हैं। उनके अनुसार इनकी तुलना जल संचित करने वाले जलाशयों से करते हैं, जो अपना पानी तो किसी प्रमुख जल स्रोत से प्राप्त करते हैं परंतु उसे निकालते हैं अपने संचित जलकोश से। तो इस अर्थ में सर्वोच्च व्यवस्थापिका उन विधियों का स्रोत है जिन्हें वह प्रत्यक्षतः प्रकाशित करती है, यानी जो विधायिका है। और अधीनस्थ व्यवस्थापिका या अन्य निगमित संस्थाएं उन विधियों का स्रोत है जिन्हें वह प्रभुताधारी की
शक्ति की सहमति से बनाती हैं और प्रकाशित करती हैं। न्यायालय भी विधि का एक स्रोत है, क्योंकि वे न्यायिक निर्णयों द्वारा विधि का सृजन करते हैं जो पश्चातवर्ती न्यायाधीशों पर बंधनकारी होते हैं। दूसरा स्रोत जो ऑस्टिन ने बताया है वो है ऐतिहासिक प्रलेख, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। ये ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य होते हैं जिनसे विधि के अस्तित्व की पुष्टि हो सकती है, जैसे जस्टिनियन डाइजेस्ट जो है, ब्रैक्टन, कॉक, इन सब की रचनाएं जो है इसी श्रेणी में सम्मिलित की जा सकती हैं। सामण्य ने इन्हें विधि का साहित्यिक स्रोत के रूप में मान्यता प्रदान की है, क्योंकि इस साहित्य के माध्यम से विधि के संबंध में समुचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तीसरा स्रोत सामण्य ने बताया है कारण। इस स्रोत के वर्ग में उन कारणों की विवेचना की जाती है जिनके आधार पर विधियां स्थिर रहती है। इनमें विधायन, न्याय निर्णय, रूढ़ियाँ, धर्म और साम्या, इन सब का समावेश है। यानी विधायन जो राज्य की विधायिका द्वारा निर्मित विधि है और जिसे राज्य का बल प्राप्त है, राज्य की शक्ति प्राप्त है, जिसके द्वारा वो लागू की जा सकती है। डॉक्टर एलन जो एक विधिवेत्ता हैं, उन्होंने ऑस्टिन द्वारा विधि स्रोत शब्द को इन 3 अर्थों में प्रयुक्त किया है उस आलोचना की है, आपत्ति प्रकट की है उसके विरुद्ध। उनके अनुसार ऑस्टिन ने जिस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ का देखा जाए तो रूढ़िगत विधि को विधि का स्रोत नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह प्रभुताधारी की शक्ति की देन नहीं है। यानी रूढ़िगत विधियाँ जो है वो प्रभु सत्ताधारी जो है उसकी देन नहीं है, वो राज्य द्वारा निर्मित नहीं होती है, वो लोक व्यवहार द्वारा निर्मित होती है। ऐसी विधि केवल व्यावहारिक नियमों से उत्पन्न होती है और इन्हें लगातार प्रचलित में रहने के कारण राज्य उस पर औपचारिक शास्ति लगा देता है। तो डॉक्टर एलन ने इसकी रूढ़ी को विधि का स्रोत माने जाने की आलोचना इस आधार पर की है क्योंकि ऑस्टिन जो है विधि को राज्य की प्रभुताधारी की देन मानते हैं, जबकि रूढ़ी जो है वो राज्य की देन ना होकर लोगों के व्यावहारिक नियमों से उत्पन्न होती है और निरंतर प्रचलन में रहने के कारण वो विधि का रूप धारण कर लेती है। तो इस प्रकार ऑस्टिन ने विधि के 3 प्रमुख स्रोत बताए हैं। प्रत्यक्ष निर्माता, इसमें उन्होंने 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहला तो है व्यवस्थापिका यानी विधायिका, सर्वोच्च व्यवस्थापिका जिसे विधायिका कह सकते हैं, और न्यायालय द्वारा। दूसरा है जो अधीनस्थ विधायिका होती है, व्यवस्थापिका होती है या कार्यपालिका। तीसरा है रूढ़ी और चौथा समझौते या करार द्वारा। दूसरा ऐतिहासिक प्रलेख, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होती है जो विधिवेत्ताओं की कृतियाँ, और तीसरा कारण जिनके कारण विधियाँ स्थिर रहती है और इनमें न्याय इनमें विधायन, न्याय निर्णय, धर्म, साम्या आदि को सम्मिलित किया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।